हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वेदा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चला रहे हैं, इस सीरीज़ में हम यहाँ पर आगे की और जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो वो वहाँ पर वेदा करियर इंस्टीट्यूट इसके यूट्यूब चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक। और वेदा करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो वहाँ से आपको दूसरे वहाँ पर जो सब्जेक्ट उनके वहाँ पर क्वेश्चंस भी मिलते जाएंगे। अब यहाँ पर आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक। चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए दोस्तों। अब हमारे पास यहाँ पर आज का यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, जो प्रश्न है पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि स्तंभ 1 में दिए गए उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स जो हैं इनको हमको यहाँ पर स्तंभ 2 में दिए गए मल्टीपल्स से मैच करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पर कॉलम 1 में यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपके उपसर्ग हैं और इनको यहाँ पर आपको कॉलम 2 से इनके मल्टीपल्स से यहाँ पर आपको मैच करना है। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है पिको, दूसरा दिया गया है फेमटो, थर्ड दिया गया है मिली और फोर्थ दिया गया है गीगा, ठीक है। तो आप भी यहाँ पर साथ साथ प्रयास कीजिए कि ऑप्शंस यहाँ पर क्या होंगे, कौन सा यहाँ पर किसका मल्टीपल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। पिको, इसके अलावा यहाँ पर आपका दिया है फेमटो, ठीक है, मिली और गीगा, ठीक है। ये यहाँ पर बेसिक कन्वर्जन्स हैं, इनकी आपको आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मल्टीपल्स पता होना चाहिए। यदि आपको मल्टीपल नहीं पता है तो फिर आपका न्यूमेरिकल वहाँ पर आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। चलिए तो हम यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। आंसर क्या होगा, क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर पिको की बात करते हैं तो पिको जो होता है वो होता है 10 to the power -12, ठीक है, 10 to the power -12 होता है 1 पिकोमीटर। फिर यहाँ पर यदि जब फेमटो की बात की जाती है तो फेमटो होता है 10 to the power -15 मीटर। और आपका जो मिली होता है वो होता है 10 to the power -3। और यहाँ पर जो गीगा होगा वो गीगा होगा आपका 10 to the power 9, ठीक। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मैच कर लीजिए कि फर्स्ट पिको था तो फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन आपको किस में दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको फर्स्ट का फोर्थ दिखाई दे रहा है, नहीं, फर्स्ट का थर्ड होगा, ठीक है। फर्स्ट का क्या है, थर्ड होगा ना, पिको, ठीक है, -12। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन। फिर यहाँ पर देखो बी, फेमटो मतलब कितना है, -15, ठीक। सी, यहाँ पर मिली कितना है, बी नंबर का ऑप्शन 10 to the power -3। और जो फोर्थ दिया है गीगा कितना होता है 10 की पावर 9, ठीक। ये यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो यूनिट्स हैं उनके मल्टीपल्स आपको यहाँ पर पता चल गए, तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अलावा भी मैं कुछ यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर 1 नैनोमीटर कितना होता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर नैनोमीटर की बात करते हैं तो वो होता है 10 to the power -9 मीटर। कितना होता है, 10 to the power -9 मीटर। एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 to the power -10 मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको इसके अलावा भी यहाँ पर आपको यूनिट्स पता होना चाहिए। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि 1 नैनोमीटर बराबर आपका कितना था, 10 to the power -9 मीटर था, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर दो अदर अलग अलग पैरामीटर्स को जब यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर कंपेयर करते हो, अब यहाँ पर आपको यहाँ से एक यूनिट और पता चल जाएगी। क्या यूनिट पता चल जाएगी कि जब हम यहाँ पर ये मीटर सेम यूनिट्स, तो जब आप यहाँ पर कहोगे कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने एंगस्ट्रॉम, हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर यदि आप यहाँ पर कैलकुलेट करने का प्रयास करो तो कितने होंगे, तो वो होगा, आंसर होगा कि 10 एंगस्ट्रॉम। तो 1 नैनोमीटर जो होता है ये होता है आपका 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर अंतर -9 -10, तो यहाँ पर 10 मतलब यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपको यहाँ से आपको हेल्पफुल होगा।
चलिए आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नीचे कुछ राशियां हैं और उन राशियों को यहाँ पर उनकी इकाइयों के साथ यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इनको आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन चूज करना है कि जो इनकरेक्ट है, जिसको यहाँ पर इनकरेक्ट जो ऑप्शन है उसको यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। कौन कौन सी यहाँ पर क्वांटिटीज दे रखी है और उनकी इकाइयाँ, ये आपकी क्वांटिटी हो गई और उसकी यूनिट जो है वो यहाँ पर आपके उसके सामने की ओर यूनिट लिख रखा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर डेंसिटी, घनत्व की इकाई क्या होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इसकी यूनिट क्या होती है। प्लांक कांस्टेंट जो है इसकी यूनिट क्या होती है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है और फोर्स की यूनिट क्या है। तो इसमें से आप जल्दी से जल्दी मेरे साथ साथ आप यहाँ पर क्या करें, ऑप्शन को चूज करें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। जल्दी से आप कमेंट करके रिप्लाई भी करें जरूर, ठीक है। जल्दी से रिप्लाई करें कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, कौन सा आंसर यहाँ पर आपको इनकरेक्ट दिखाई दे रहा है। क्वांटिटी के साथ जो यूनिट दे रखी है उसमें से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। कुछ इकाइयाँ आप जानते हो बहुत अच्छे से यहाँ पर, तो उनको आप यहाँ पर क्या करें, जल्दी से बताएं क्या होगा आंसर। अच्छा, बी या सी, क्या होगा, बी या सी। कुछ बी की ओर भी जा रहे हैं, कुछ सी की ओर, कुछ तो ऐसा है कि जो यहाँ पर डी की ओर भी जा रहे हैं। क्या यहाँ पर आपका आंसर बी होगा, सी होगा, डी या ए। देखो यहाँ पर आप जब देखते हो डेंसिटी, डिस्कस करते हैं हम, ठीक। डेंसिटी, तो डेंसिटी मतलब यहाँ पर जो घनत्व, तो घनत्व मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जानते हो डेंसिटी क्या होता है, इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। और मास जो होता है इसकी इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, तो आप सब जानते हो स्टूडेंट्स कि ये होता है किलोग्राम्स में। और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम यहाँ पर जो होगा इसकी इकाई क्या होगी, तो ये यहाँ पर मीटर क्यूब में होगा। जब आप यहाँ पर इसको ऊपर की ओर रवाना करोगे तो ये यहाँ पर यूनिट क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगी यहाँ पर किलोग्राम मीटर की पावर -3, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से डेंसिटी, तो ये यहाँ पर इकाई तो सही है, ये तो गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन आंसर हमारा यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि ये इकाई सही है, हमें कहा गया था कि कौन सी इकाई गलत है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप यहाँ पर देखना चाहो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस में से, तो ये बी ऑप्शन तो मेरा यहाँ पर क्रॉस आउट होता दिखेगा। क्यों, क्योंकि ए यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो फिर स्पीड ऑफ लाइट भी यहाँ पर सही होगी इसकी इकाई, ठीक, मीटर पर सेकंड, ठीक। फिर यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट जो होता है इसकी इकाई क्या होती है, सबसे पहले वैल्यू बता दो। प्लांक कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मान कितना होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड कर चुके हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं। तो उसमें यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट जो होता है इसकी इकाई यहाँ पर आप बता सकते हो। इसका मान, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे मान पूछ रहा हूँ कि मान कितना होता है प्लांक कांस्टेंट का, ठीक है, 6.6 × 10⁻34। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर इसकी इकाई, उसके साथ आप इकाई क्या लिखते थे, इकाई जो क्या लिखते थे, तो उसमें यहाँ पर आंसर आता था कि जूल सेकंड, न कि यहाँ पर जूल इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो ये यहाँ पर क्रॉस है, ये गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा। अब थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको कौन से, ए में यहाँ पर नहीं है, ये नहीं होगा, ये हम पहले ही क्रॉस आउट कर चुके थे क्योंकि फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो ये है यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन जो है ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन तो इनकरेक्ट दिया है, मतलब आपका आंसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ आप डायरेक्ट फिर कौन से ऑप्शन को चेक करो, फोर्स को, लास्ट ऑप्शन जो दिया है इसको आप चेक करो। तो ये भी इकाई आपकी यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत होती हुई दिखाई देती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आंसर जो गया वो थर्ड नंबर, ठीक है, कि प्लांक कांस्टेंट की जो इकाई है वो यहाँ पर गलत दे रखी है और जो फोर्स होता है इसकी इकाई भी गलत है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपका
रिएक्शन से रिलेटेड ही यहाँ पर होगा। इसमें यहाँ पर दिया है कि चूने के 50 ग्राम को विघटित करना है, उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है HCl, ठीक है। HCl एक प्रकार का क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक। अब इसके यहाँ पर द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। हाउ मच मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नीडेड टू हाइड्रोलाइज्ड दी 50 ग्राम ऑफ लाइम, ठीक है। हमारे पास चूना है, इस चूने को हमको क्या करना है, तो विघटित करना है इसको। अब यहाँ पर विघटित करने के लिए हमें कितने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होगी, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी हम रिएक्शन देख लें कि जब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूना होता है, जब HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने पर ये क्या बनाता है, तो ये यहाँ पर बनाता है आपका कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। जब आप यहाँ पर इसके 2 मोल्स कैलकुलेट करोगे, मतलब यहाँ पर 36.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टाइटल कहीं ना कहीं 73 ग्राम देगा। और इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 100 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट मास कितना होगा इसका, 100 ग्राम, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या निकालना था, चूने के 50 ग्राम को विघटित करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि यदि 100 ग्राम था, 100 ग्राम को विघटित करने के लिए कितने HCl की आवश्यकता थी, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में भी यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ठीक है। क्या कहा, 100 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है, 100 ग्राम चूना कहो, कैल्शियम कार्बोनेट कहो, CaCO3 कहो, तो इसके लिए कितने HCl की जरूरत थी आपको, 73 ग्राम HCl, ठीक। फिर हम यहाँ पर जब बात करें कि 1 ग्राम यदि कैल्शियम कार्बोनेट होता तो इसके लिए यहाँ पर कितने HCl की जरूरत पड़ती, तो 73 डिवाइडेड बाय आप क्या करते, 100 ग्राम, ठीक। अब आपको निकालना कितना है, तो आपको निकालना है 50 ग्राम के लिए, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है, हाइड्रोलाइज करना है। तो इसके लिए आपको कितने HCl की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया कि 73 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50, 2 टाइम्स यहाँ पर क्रॉस करोगे, ठीक। तो क्या आएगा आंसर, 73 डिवाइडेड बाय 2, ठीक, 3 और यहाँ पर 36.5। तो इतना हमको यहाँ पर HCl की रिक्वायरमेंट होगी। आ गया समझ में सभी को, ठीक है। यह न्यूमेरिकल पार्ट है, आपको यहाँ पर इसको इक्वेशन फॉर्म में भी जमा कर भी इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू ग्राम में होगी, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, A नंबर, ठीक है। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चंस आप यहाँ पर इनको हैंडल कीजिए। आगे की ओर देखें तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आणविक द्रव्यमान से रिलेटेड है। इसके बारे में यहाँ पर हमें पता करना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोलिकुलर मास करेक्ट, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर कौन सा करेक्ट है। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या है पहला ऑप्शन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक। क्या कहा गया है कि आणविक सूत्र जो होता है वो किसी अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। क्या ये सही है, ठीक। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम। दूसरा दिया गया है कि मोलर द्रव्यमान के ज्ञात होने पर आणविक सूत्र को मूलानुपाती सूत्र से प्राप्त किया जाता है, ठीक। इंग्लिश में देखें, नोइंग द मोलर मास मोलिकुलर फार्मूला कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला। थर्ड दिया गया है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स मोलिकुलर फार्मूला। किसी यौगिक के प्रतिशत संगठक जो होता है इसकी आणविक सूत्र से गणना की जाती है। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है सभी कथन जो है वो सही हैं। तो जल्दी से आप रिप्लाई करें, कमेंट करें कि क्या यहाँ पर ए आंसर सही है, बी सही है, सी सही है, या चारों के चारों ऑप्शंस जो है वो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट होते दिखाई देते हैं। जल्दी से रिप्लाई करें, ए, बी, सी या डी, आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो आंसर जो होगा हमारा क्या है, डी, ठीक है। मतलब चारों स्टेटमेंट जो है हमारे पास, तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर चौथा होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर जो आता हुआ दिखाई देता है स्क्रीन पर, वो है
द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 34 ग्राम अमोनिया। ठीक है, NH3 जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है? अमोनिया, आप जानते हो। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 34 ग्राम जो अमोनिया होती है उसमें परमाणुओं की संख्या को कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या निकालना है? परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो परमाणुओं की संख्या को निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो 34 ग्राम अमोनिया है इसमें मोल्स कितने होंगे। क्या क्या कहा मैंने? 34 ग्राम जो अमोनिया है इसमें मोल्स की संख्या जो होती है वो कितनी है? 34 ग्राम अमोनिया में मोल्स की संख्या कैसे निकाली जाती है ये आप जानते हो, और यदि नहीं जानते हो तो यहाँ पर आप देख लेना फॉर्मूले में हम यहाँ पर कैसे वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है? मोल्स। ठीक, तो मोल्स मतलब वहाँ पर जब भी आपको यहाँ पर मोल्स निकालना हो तो गिवन मास, कितना मास दिया गया है, तो वो हमें यहाँ पर दिया गया है कि 34 ग्राम। ठीक, तो वो मैंने यहाँ पर रख दिया 34 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है? तो अमोनिया का यहाँ पर मोलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट का है, मोलर मास का है, कितना होता है? तो वो होता है 17। ठीक है, कैसे निकाला जाता है? NH3 नाइट्रोजन का कितना? तो ये होता है आपका 14 प्लस एक हाइड्रोजन का, एक 3 हाइड्रोजन है तो 3 इज इक्वल टू 17। तो ये टाइटल जो है हमने ये 17 यहाँ से रखा, और 34 ग्राम जो हमें दे रखा था, क्या दे रखा था? 34 जो ग्राम दे रखा था इसको हमने यहाँ पर रख दिया। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, मतलब इसमें यहाँ पर 34 ग्राम अमोनिया जो है इसमें मोल्स जो होंगे वो कितने होंगे? 2। अब इससे हम यहाँ पर आगे की ओर कैलकुलेट करेंगे तो अणुओं की संख्या निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या किस में निकालना है आपको? ये भी आपको 34 ग्राम अमोनिया में ही निकालना है। ठीक, किस में निकालना है? अमोनिया में अणुओं की संख्या निकालना है। तो ये अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 इंटू किससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो वो आपका होगा एवोगैड्रो नंबर से 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये क्या निकला आपका? यहाँ पर अणु निकल जाएंगे, और किस में? 34 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या जो होगी वो 2 इंटू 6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 हो गया। ठीक, फिर आप यहाँ पर क्या करोगे? तो एक अणु में कितने परमाणु होते हैं अमोनिया के, ये आपको पता है। एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 4 परमाणु होते हैं। ठीक है, एक अणु में कितने परमाणु हैं? अमोनिया का एक अणु कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे 34 ग्राम में कितने निकलेंगे? 34 ग्राम अमोनिया में एटम्स की संख्या कितनी होगी? एटम्स की संख्या इज इक्वल टू 4 इंटू 2। ठीक है, क्या होगा? 4 इंटू 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, जब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा कितना हो गया? 8। ठीक, और 8 6 जा कितना हो गया? 48। कितना हो जाएगा? 48 इंटू 10⁻23। तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो 34 ग्राम अमोनिया होगी उसमें एटम्स की संख्या जो होगी ये 48, लगभग 48 आएगा इंटू 10⁻23। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देखो, ABCD में से कौन सा आंसर है यहाँ पर? ये देखो डी नंबर पर दे रखा है हमें ऑप्शंस में 48 इंटू 10⁻23। आ गया समझ में सभी को? ठीक है, किस प्रकार से कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है हमें, वो दिया गया है कि कौन सा सूत्र सही यहाँ पर रूप से नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी देखेंगे हम। यहाँ पर देखो ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला दिया गया है मोलर द्रव्यमान इज इक्वल टू पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन क्या होता है? पदार्थ का मोल। ठीक, इसी को हम यहाँ पर फॉर्मूले बेस देखें तो M इज इक्वल टू मोलर द्रव्यमान M इज इक्वल टू W, मतलब यहाँ पर द्रव्यमान था।
अपॉन पदार्थ का मोल n, n यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है, तो W/N ग्राम पर मोल। सेकंड ऑप्शन दिया गया है पदार्थ की मोल की संख्या, ठीक है, पदार्थ की मोल की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान अपन मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, ठीक, x = W/m मोल। थर्ड ऑप्शन दिया गया है अणुओं की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान इनटू एवोगैड्रो संख्या। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है, इसी को आप यहाँ पर अणुओं की संख्या बराबर, इसमें भी देख सकते हो कि W/m × 6.023 × 10⁻23 अणु, ये लास्ट दिया गया था आपका मोल इनटू मोलर द्रव्यमान इज इक्वल टू अणुओं की संख्या, ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो, या उसने दूसरा ऑप्शन दिया है n × m इज इक्वल टू अणुओं की संख्या। तो इसमें से आपको कौन सा इनकरेक्ट है वो आइडेंटिफाई करना है, कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा यहाँ पर सूत्र सही रूप में नहीं दर्शाया गया है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, यदि आपने, जब हमने यहाँ पर अणुओं की संख्या निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, उसको जल्दी यदि आपने सही से समझा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसका आंसर बढ़िया तरीके से देते हुए दिखाई दोगे। क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें, A, B, C या D कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो देखो, यहाँ पर जब हम इसके आंसर की ओर जाएं तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर मालूम है कि जब हम मोल निकालते हैं तो मैंने कहा था कि एक्चुअल द्रव्यमान वहाँ पर गिवन कितना है, कि पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया गया है। यहाँ पर आपको मोल के लिए पदार्थ का मोल निकालते थे तो आप क्या करते थे, यहाँ पर आपको पदार्थ का मोल यदि वहाँ पर होता, इस ओर होता, तो क्या हो जाता, पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन क्या हो जाता, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान बराबर भी तो क्या हुआ, पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन पदार्थ का मोल। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर सही है। सेकंड देखो, पदार्थ के मोल की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। क्या कहा गया है, पदार्थ के मोल की संख्या, मतलब आपको क्या निकालना था, मोल। तो मोल बराबर तो क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान। इसी ऑप्शन में यहाँ पर आपको क्या किया गया है, उलट फेर करके यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, ठीक है। फिर यहाँ पर ये तो सही है, ये भी सही है। थर्ड देखो, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर दे रखा है आपको 6.023 × 10⁻23 अणु हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक। अब यहाँ पर आपका ये भी सही है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर देखा जाए तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब इनकरेक्ट कैसे, तो देखो यहाँ पर जो दे रहा है वो ऑप्शन अणुओं की संख्या बराबर किसके दे रहा है, मोल इनटू मोलर द्रव्यमान। तो क्या इस प्रकार से यहाँ पर होता है, अणुओं की संख्या जब यहाँ पर हमने कहा तो वो मल्टीप्लिकेशन में किसके था, मोलर द्रव्यमान के, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कहा कि अणुओं की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान है इनटू एवोगैड्रो संख्या। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर इसको इंग्लिश में भी देख लें हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट रिप्रेजेंट, ठीक है। तो आपके यहाँ पर मोलर मास जो होगा वो बराबर होता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसको फॉर्मूला बेस भी दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, ठीक। x = W/m मोल। थर्ड दिया गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक। इसको फॉर्मूले बेस दिया गया है। फिर यहाँ पर लास्ट ऑप्शन था हमारे पास मोल इनटू मोलर मास इज इक्वल टू क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर n × m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आंसर जो आता हुआ दिखाई देता है वो लास्ट ऑप्शन जो है डी नंबर का, ये इनकरेक्ट है, ठीक। बाकी ऑप्शंस हमारे करेक्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक मोल जो होता है वाटर, ठीक है, जल में होते हैं, ठीक है। क्या कहा गया है, एक मोल जल में होते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है, पहला ऑप्शन दिया गया है 6.023 × 10⁻23, यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा ये, ठीक है। ये क्या होगा आपके, मॉलिक्यूल होगा, नहीं मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये एटम होगा, ठीक है, परमाणु एटम होगा ये, ठीक। फिर यहाँ पर आपका
क्या दिया है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु होंगे, एटम्स होंगे, या फिर आपका दिया है सेकंड ऑप्शन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स अणु होंगे, या फिर थर्ड ऑप्शन दिया गया है 3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स अणु होंगे, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताओ आप क्या होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, बी, सी या डी। अब यहाँ पर देखो, आप जानते हो मोल कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको करेक्ट कर सकते हो और जल्दी से आप रिप्लाई करें। एक मोल में कितने अणु होते हैं? जल के एक मोल में कितने अणु होते हैं? जल के एक मोल में अणु जो होंगे उनकी संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने ही होंगे, ठीक है। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु होते हैं। या फिर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप 3 इंटू यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6.023, ठीक है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो यहाँ पर हो गया 18 इंटू 10 टू द पावर 23, पर ये क्या होगा आपका परमाणु होगा। क्या होगा? परमाणु होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका परमाणु होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक मोल जल, तो जल के एक मोलों में अणु कितने होते हैं? तो ये आंसर यहाँ पर आपको दे रखा है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। आपको इनमें से कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ए, बी, सी, डी या डी? ए, बी, सी या डी? क्या होगा? बी नंबर में आपको दिखाई दे रहा है अणु, ठीक है। क्या कहा था कि जल के एक मोल में अणु जो होते हैं वो यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो ये यहाँ पर आपका एवोगैड्रो जो नंबर है वो यहाँ पर ये है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पर कहा कि यदि परमाणु की बात करते तो परमाणु कितने हो जाते, तो आप जानते हो कि H2O में कितने परमाणु हैं? तो H2O में आपके दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो टोटल 3 परमाणु हैं। तो 3 इंटू क्या करते हैं हम 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो इससे आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इसको, तो 18 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु हो जाता है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दी जाते हैं 3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 दे रखा है, लेकिन क्या दे रखा है? वहां पर अणु दे रखा है, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए था? परमाणु यदि होता तो आंसर आपका वो भी हो जाता। यदि इस प्रकार के ऑप्शन यदि दोनों मिलते, यहाँ पर अणु की जगह क्या मिलता ऑप्शन में? परमाणु होता, तो फिर हमारा यहाँ पर आंसर चेंज हो जाता। उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर जो आंसर जाता वो दिखाई देता वो बोथ, कौन से? यहाँ पर आपका बी एंड सी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन की कैटेगरी, क्वेश्चन में वहाँ पर पैटर्न यदि चेंज हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर आंसर देते हुए आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन हमें दे रखा है, कितना है? 1.6 ग्राम मीथेन। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। कितने ग्राम में? 1.6 ग्राम में। अब यहाँ पर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें, जल्दी से यहाँ पर कमेंट करें, रिप्लाई करो कि यहाँ पर इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक। फिर हम यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। क्या होगा? मोलर मास जानते हो मीथेन का? मीथेन का मोलर मास कितना होता है? वो होता है आपका 16 ग्राम, ठीक है। क्या होता है? मोलर मास जो होता है मीथेन का कितना होता है? 16 ग्राम, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, डिस्कस करते हैं अपन। मोलर मास जो होता है मीथेन, मोलर मास ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 16 ग्राम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके 12 किससे हो गए? कार्बन, 4 किससे हो गया? तो वो आपके हाइड्रोजन से, ठीक। मीथेन CH4, ये है यहाँ पर इसका फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके 12 और ये यहाँ पर 4, तो ये टोटल आ गया आपके 16, ठीक है। मोलर मास निकल गया। जब हम यहाँ पर मीथेन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे?
तो 16 ग्राम मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 16 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो होंगे 10। कैसे 10 होंगे? यहाँ पर देखो, मीथेन जब बात करते हैं इसका फॉर्मूले की तो CH4 हो गया। यहाँ पर आपके कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। और हाइड्रोजन कितने? तो ये 4। तो ये यहाँ से आपका आंसर आ गया कि 10। तो ये आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए यहाँ पर? 10। ठीक। अब यहाँ पर हम इक्वेशन जमा कर भी यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो उसने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैलकुलेट करना है। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन यहाँ पर इसी प्रकार का डिस्कस किया था। यहाँ पर हमें पूछा गया है 1.6 ग्राम, यहाँ पर मैं मीथेन लिखता हूँ CH4 में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालना है, तो वो कितनी होगी? तो 10 डिवाइडेड बाय 16। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 16 ग्राम में कितने थे? 10। तो 1.6 ग्राम में कितने होंगे? तो 10 डिवाइडेड बाय 16 इंटू क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू यहाँ पर आपके एवोगैड्रो नंबर से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, 6.023 इंटू 10 की पावर क्या हो गया? 23। ठीक, तो यहाँ पर जब आप इसको आगे की ओर कैलकुलेट करते हो इस पूरे टाइटल को, इतनी वैल्यू को, तो ये कहीं ना कहीं 1 के बराबर आ जाती है। तो इस कारण से हमारे पास यहाँ पर आंसर जो आएगा वो होगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो कौन सा है। अच्छा, यहाँ पर तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यही यहाँ पर करेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। आपको बस कैसे कैलकुलेट करना है वो यहाँ पर आपको पैटर्न पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको हर एग्जाम में यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं, इससे आप यहाँ पर बचना। किस प्रकार से हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं इसको हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सबसे पहले देख लें कि किसी कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण करने पर क्या पाया कि कार्बन उसमें है आपका 54.2%। ठीक, फिर यहाँ पर उसने कहा कि हाइड्रोजन जो है वो है 9.2% द्रव्यमान के रूप में प्राप्त हुआ। तो यौगिक का उसने क्या पूछा है? मूलानुपाती सूत्र पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑन एनालिसिस ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक जो होता है उसका एनालिसिस किया, तो एनालिसिस करने पर कार्बन जो मिला हमें 54.2% मिला है, हाइड्रोजन जो मिला है वो 9.2%। तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना था? तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब यहाँ पर आप एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ देखें कि हमें जो मूलानुपाती सूत्र है, और सूत्र में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 यहाँ पर आपको आइटम्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या दिए गए? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, क्या दिया गया है? कार्बन, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन कितना % होगा? क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 का रेशियो हमको यहाँ पर पता होगा, तभी हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, हाइड्रोजन कितना दिया है? 9.2। ठीक, तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन जो निकलेगा वो निकलेगा 36.6 निकलेगा, 36.6% ऑक्सीजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन तीनों का यहाँ पर आपका इन तीनों का योग कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। ये 100 अगर होगा तब यहाँ पर आप आगे की प्रोसेस जो होगी इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऑक्सीजन आपने निकाल लिया। ठीक, या फिर आप इनको दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट कर लिया। फिर इसके बाद आप यहाँ पर इसको मैं बताता हूँ आपको कि कैसे यहाँ पर आपका एम्पिरिकल फार्मूला निकल कर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऊपर की ओर परसेंटेज। ठीक है, आपका एक साइड पहले एलिमेंट लिख देते हैं अपन। कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो इसमें है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, इनका परसेंटेज कितना है? कार्बन का कितना % दे रखा है? 54.2%। 9.2 क्या है आपका? ये है आपका हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना निकला था? 30 कितना निकला है? 36.6% निकला था। ठीक है, ये आपका परसेंटेज निकला था।
फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़े तो इसमें हम यहाँ पर निकालेंगे मोल्स की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स की संख्या। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर निकाल सकते हो मोल्स की संख्या। ठीक है, अब मोल्स की संख्या कैसे निकलेगी, ये परसेंटेज में है। आप यहाँ पर 54.2 डिवाइडेड बाय कार्बन का है, तो यहाँ पर आपका कार्बन का वेट कितना, 12 से डिवाइड करो। यहाँ पर 9.2 इसको डिवाइड किया 1 से, यहाँ पर आपका 36.6 इसको डिवाइड किया गया है 16 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइटल आएगा 54.2 इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4.5। ठीक, यहाँ पर कितना होगा 9.2 और यहाँ पर कितना होगा 2.3 निकलेगा। ठीक है, फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़े तो इनका मोल रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। आपने मोल निकाल लिया, फिर मोल रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मोल रेशियो कैसे निकलेगा, तो मोल रेशियो के लिए लोवेस्ट नंबर जो होगा उससे आप यहाँ पर डिवाइड करो। ठीक है, लोवेस्ट नंबर यहाँ पर क्या है, तो आपने कहा कि सर 2.3 है, तो आप 4.5 इसको डिवाइड करो 2.3 से। ठीक, उसी प्रकार से 9.2 को भी डिवाइड करो 2.3 से, और लास्ट वाली जो वैल्यू थी आपकी 2.3 को भी 2.3 से डिवाइड करो, तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर क्या होगा, वो आएगी 2 के समथिंग यहाँ पर टाइटल देगा। ये यहाँ पर जो टाइटल देगा वो 4 के समथिंग, जब 2.3 को 9.2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर जब 2.3 को 2.3 से, तो ये यहाँ पर होगा 1। अब यहाँ पर आपका रेशियो जो है वो पूर्णांक अनुपात में होल रेशियो जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। आपका पूर्णांक अनुपात या फिर होल रेशियो होगा वो 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1। ठीक है, 2, 4, 1। तो इस बेसिस पर हमारे पास जो कार्बन की वैल्यू आई थी, देखो कार्बन की वैल्यू कितनी आई, तो वो आया यहाँ पर 2। हाइड्रोजन कितना आया, तो आपने कहा कि सर 4। ऑक्सीजन कितना आया, तो ऑक्सीजन आया 1। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर मेरा फॉर्मूला बन गया, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया आपका C2H4O। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शंस में चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन था यहाँ पर, C2H4O। ठीक है, डी नंबर जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। ठीक, ये प्रोसीजर जो है आपको यहाँ पर इसी प्रकार से अप्लाई करना है। ठीक, एलिमेंट और उसके परसेंटेज, उसके मोल्स की संख्या कैसे निकाली जाती है, मोल रेशियो कैसे निकाला, उसी के आधार पर हम यहाँ पर इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हमारे पास आता है नेक्स्ट, इथेनॉल की ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इथेनॉल। क्या होगा, 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। क्या यहाँ पर 54.14 होगा, 52.14 होगा, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर 13.13, थर्ड दिया गया है 16% होगा, या फोर्थ दिया गया है 34.73। जल्दी से कमेंट करें, रिप्लाई करें, और इसको यहाँ पर आप किस प्रकार से यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा। ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है आपको, तो सबसे पहले आपको मोलर मास पता होना चाहिए। ऑक्सीजन के लिए आपको मोलर मास किसका पता होना चाहिए, इथेनॉल का मोलर मास कितना होता है, तो उसके लिए आपको इथेनॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और आप फॉर्मूला बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो कि फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल जानते हो कि नहीं। देखो इसको डिस्कस करते हैं अपन। यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारा निकल कर आता है वो होता है C2H5OH। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, तो आप जानते हो OH अल्कोहलिक ग्रुप होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 46। ठीक है, लगभग यहाँ पर आप 46 के यहाँ पर होता है। ठीक, ये इतना ग्राम होता है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना था, क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है। इस इथेनॉल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है ये आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकालना है, तो निकाल लेते हैं ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होगा, बराबर आप यहाँ पर ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, ये होता है आपका 16। ठीक,
और टोटल जो आपका यहाँ पर इथेनॉल है इसका कितना निकाला था हमने, 46 निकाला है। ठीक है, ये आपको निकालते आता है। C2H5 का कैसे निकला है इसको भी आपको मैं बता देता हूँ। इसको देखिए, कार्बन कितने थे, 2 कार्बन थे, तो ये यहाँ पर आपका कितना हो गया, 24 + 1 + 16 + 1, इनको ऐड कर लो। 24 + 1 25 + 1 26, 26 प्लस क्या हो गया आपका 16। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर अच्छा H5 है ये। ठीक है, ये आपको 5 है, ऑक्सीजन तो सही है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 24 + 5 29 और 29 और ये यहाँ पर 30 और 30 + 16, तो ये आपका आ गया 46। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका इथेनॉल का ये जो वेट निकला है, मोलर मास जो निकला है आपका 46, वो इस प्रकार से निकला है। इंटू 100 भी करना पड़ेगा, यहाँ फॉर्मूला जो होगा आपको परसेंटेज निकालना है, क्योंकि क्या निकालना था, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना था। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करते हो तो ये टाइटल कहीं ना कहीं 34.73 देकर जाएगा। ठीक है, तो इतना प्रतिशत यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, इसका द्रव्यमान प्रतिशत जो निकलेगा वो यहाँ पर इस प्रकार से निकलेगा। मास परसेंट कैसे निकला, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, आपका द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है जो भी आपका यहाँ पर एटम, जिसका भी आपको यहाँ पर निकालना है, जैसे हमें यहाँ पर ऑक्सीजन का निकालना था तो उसका हमने यहाँ पर मोलर मास रखा, फिर यहाँ पर पूरे मॉलिक्यूल का रखा अपॉन में इंटू 100। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला था। इसके सहायता से हम यहाँ पर किसी भी यहाँ पर जो भी आपका एटम्स हो उनका यहाँ पर आप द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है कि एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और आणविक द्रव्यमान हमें यहाँ पर दे रखा है। क्या दे रखा है, CH2O, और ये यहाँ पर 180 ग्राम है। तो इसका हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, आणविक सूत्र क्या होगा, क्या निकालना है, यहाँ पर हमें आणविक सूत्र कैलकुलेट करना है। ठीक है, द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन कंपाउंड CH2O एंड 180 ग्राम रेस्पेक्टिवली। CH2O क्या है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है, 180 क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। ठीक, हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पर इस प्रकार के यदि क्वेश्चंस आए तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर ऑप्शंस पद्धति, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शंस की सहायता से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर CH2O, ये आपका यहाँ पर क्या था, तो इसने कहा था कि मूलानुपाती सूत्र था, एम्पिरिकल फार्मूला था। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऐसा यहाँ पर टाइटल देखें ऑप्शंस में कि यौगिक देखें कि जो यहाँ पर CH2O की तरह बन जाए, CH2O बन जाए। क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है आपका। ठीक, अब सिंपलेस्ट फॉर्म होता है तो क्या यहाँ पर आप इसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हो। 1 2, ये हो गया आपका 1, मतलब यहाँ पर CH2O। देखो, पहला ऑप्शन भी यहाँ पर बन रहा था आपका CH2O। ठीक, दूसरा ऑप्शन भी बन रहा है CH2O। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आप देखो ग्लूकोज। ठीक है, क्या है ऑप्शन, C6H12O6। ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन में यहाँ पर आपका क्या होगा, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं C3 होगा ये। ठीक है, तो ये सेकंड तो यहाँ पर आपका नहीं बन रहा है। थर्ड देखो, थर्ड बन रहा है क्या, 1, ये 2 और ये यहाँ पर 1, मतलब ये बन गया आपका CH2O बन गया। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन देखोगे तो ये यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये भी बन जाएगा 1, ये 2, ये 1, ये भी बन गया CH2O। तो एक ऑप्शन तो हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया कि C3H2O ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपके 3 ऑप्शंस अब यहाँ पर आपके बचे हुए हैं। तो इसके बाद आपकी यहाँ पर प्रोसीजर क्या होगी कि आप यहाँ पर 180 ग्राम जो यहाँ पर दे रखा है मोलिकुलर मास, इसको आप यहाँ पर देखें कि किसका मोलिकुलर मास इन तीनों में से 180 होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर देखोगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप यहाँ पर C2H4 का देखते हैं अपन, C2H4O2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, बार दोनों 24, 24 + 4
प्लस यहाँ पर 16, ठीक है, यहाँ पर 16 इंटू 2 तो 32। जब इनको ऐड करोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 4 8 और 2 10 की 0 से 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये तो कहीं ना कहीं 60 देकर गया C2H4। तो ये ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर क्रॉस हो गया कि ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 60 आया, यहाँ पर ग्राम आया और हमें कितना दे रखा था कि 180 ग्राम हो, 180 ग्राम हो, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर आप ये ऑप्शन देखें जो थर्ड दिया है, उसके बाद हम यहाँ पर इसको भी देखेंगे, फर्स्ट को भी देखेंगे। थर्ड ऑप्शन देखें C6H12O6, इसका यहाँ पर आप देखोगे C6H12O6, तो ये कहीं ना कहीं 180 होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका 12 प्लस यहाँ पर आपको 12 ऐड करना है, प्लस यहाँ पर 16 यहाँ पर इंटू 6 यहाँ पर आप करोगे तो ये यहाँ पर 96 आ जाएगा टाइटल, और ये यहाँ पर 6 और 2 8 और 2 10 0 1 9 10 और 8 18, मतलब यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं 180 ग्राम यहाँ पर आएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस आधार पर हम यहाँ पर इसको सी नंबर आंसर करेक्ट करते हैं। लेकिन आप कहोगे कि सर ये ए नंबर जो था ये भी तो यहाँ पर CH2O था, लेकिन आप कार्बन देखो, यहाँ पर कार्बन आपके कितने थे, 6 कार्बन थे, और यहाँ पर आपके कितने हैं, 9 कार्बन है, तो वेट कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एक अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस ऑप्शन को क्या किया हमने, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस ऑप्शन को रॉन्ग किया, ए ऑप्शन को, लेकिन हमारा आंसर क्या जाता हुआ दिखाई दिया, सी, ठीक है, C6H12O6। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसके जो फॉर्मूले बेसिस होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो भी आपको यहाँ पर बता दें कि n जो होता है वो किसके बराबर होता है। यदि आप वहाँ पर उस प्रकार से भी निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है आणविक द्रव्यमान अपॉन मूलानुपाती आणविक द्रव्यमान, ठीक है, अपॉन क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, क्या होता है, आणविक द्रव्यमान अपॉन मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो यहाँ से आप आणविक द्रव्यमान कितना दिया था आपको, 180, अणु का द्रव्यमान कितना दिया था, 180 दिया था। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती जो है इसका आपको द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, तो ये आपके 12 प्लस 2 प्लस कितने हो गए, 16, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके 12 और 2 14, और 14 और 16 कितने हो गए, तो ये हो गए 30। तो जब यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर कितनी आएगी, 6 आएगी, कितनी आएगी, ये आएगी यहाँ पर कितनी आएगी, 6। जब यहाँ पर n की वैल्यू आपने निकाल ली तो यहाँ से आणविक सूत्र क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, आणविक सूत्र इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कैसे निकालोगे, तो आपने n की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 6 मतलब n इंटू आपको जो भी यहाँ पर अणु दिया है उसको वहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 इंटू CH2O, तो ये बन गया आपका C6, ठीक, H12 और O क्या हो गया 6, तो ये यहाँ पर आपका ग्लूकोज। तो ये आंसर यहाँ पर उस अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा आता, सी नंबर ही आंसर यहाँ पर होता, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये यहाँ पर आपको फॉर्मूला बेस भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी याद रखें। आपका यहाँ पर क्या फॉर्मूला था, तो n की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा इस प्रकार से, यहाँ पर आणविक शुद्ध द्रव्यमान दिया है, आपको मूलानुपाती शुद्ध द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा इससे, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे ही आपने n की वैल्यू निकाली तो उसके बाद आप यहाँ पर आणविक सूत्र द्रव्यमान क्या कर सकते हो, आणविक सूत्र निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो, आणविक सूत्र निकाल सकते हो, ठीक है। आणविक सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, ये आपकी n की वैल्यू थी जो आपने निकाली थी 6 इंटू आपने क्या किया, तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा था, मूलानुपाती, यहाँ पर क्या दे रखा था, सूत्र दे रखा था CH2O, तो उसमें मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए